What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैथ बेस्ड क्वेश्चन के साथ में, जो कि अब की बार इसी साल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। बात की जा रही है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। मैंने आप लोगों से कल ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा जाकर इसको मैप में अच्छे से निहारना, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखिए नॉर्मली जब भी यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती है, तो जैसे यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि सियाचिन ग्लेशियर कहां पर सिचुएटेड है, इनके कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर। आप लोगों को चार ऑप्शन दे दिए। एक तो बोला जा रहा है कि अक्साई चीन जो है उसके ईस्ट में है, दूसरा बोला जा रहा है जो लेह है उसके ईस्ट में, तीसरा बोला जा रहा है कि जो गिलगित है उसके नॉर्थ में, चौथा बोला जा रहा है कि जो नुब्रा वैली है उसके नॉर्थ में है। तो अगर आप लोग देखिए, जो आप लोग आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो अब आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? सियाचिन ग्लेशियर तो आप लोगों को देखना ही देखना है। आगे चलकर ये अक्साई चीन, लेह, ये गिलगित और नुब्रा वैली, ये भी डिटेल में आप लोगों को देखनी है कहां कहां पर ये लोकेटेड है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि आप लोगों से गिलगित, नुब्रा वैली के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाए, या फिर अक्साई चीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आगे चलकर आप लोग यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनका आंसर दे पाएंगे। और अगर यूपीएससी का पैटर्न समझना है, तो एक और बात मैंने आप लोगों को बोली थी, वो ये है कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर समझिए चीजों को, तभी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। टेस्ट सीरीज कोई भी खरीदिए, पर लेकिन उसके बाद में खरीदिए जब आप लोग पुराने यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सारे कवर कर लेते हैं। सारे का मतलब मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि प्रीलिम्स के ही नहीं करने यूपीएससी के, आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ में सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, आईईएस या फिर इसके अलावा जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें जनरल स्टडी पूछी जाती है, वो पेपर आप लोग कवर करिए। ये सारे पेपर अगर आप लोग कवर कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में आप लोग किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोग करंट अफेयर अपना कवर करके चल रहे हैं। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के पास में अच्छा खासा टाइम बच गया प्रॉपर वे में स्टडी करने के बाद में, तो आप लोग किसी टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं। पर सबसे पहले आप लोगों को ये चीजें कवर करनी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर ये किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है। ये यहां पर आप लोगों को सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप लोग इसको देखेंगे यहां पर, तो ये हो गया आप लोगों का जो वो वाला एरिया पाकिस्तान के जो कंट्रोल में है आज की डेट में, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया यहां पर अक्साई चीन हो गया, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लेह, ठीक है। जिस गिलगित की बात की गई है यहां पर ये हो गया गिलगित। अब आप लोग इसकी लोकेशन देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया यहां पर, ये गिलगित से यहां पर लेह देखिए, और यहां पर ये देखिए ये हो गया अक्साई चीन जो कि चाइना के कंट्रोल में है, और यहां से देखिए, ठीक है, ये काराकोरम पास भी है। आप लोगों को कई बार इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें आप लोगों से क्या क्या स्टेटमेंट दी गई यहां पर, सबसे पहले बोला गया कि ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ठीक है, और यहां पर फिर बोला गया है ईस्ट ऑफ लेह और नॉर्थ ऑफ गिलगित। तो आप लोग देखिए कहां पर है ये, क्या आप लोगों को लगता है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है यहां पर, ठीक है, तो ये वेस्ट में हो गया यहां पर, तो स्टेटमेंट गलत होगी। इसी तरीके से गिलगित देखिए कहां पर है यहां पर, ठीक है, तो गिलगित से भी यहां पर स्टेटमेंट आप लोगों की गलत हो गई। और लेह के ये नॉर्थ में है, और बोला क्या गया स्टेटमेंट में ईस्ट ऑफ लेह। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और नॉर्थ बोला गया है नॉर्थ ऑफ गिलगित, जबकि आप लोग देखिए यहां पर क्या गिलगित के नॉर्थ में है ये, गिलगित से तो थोड़ा और नीचे है, नॉर्थ में तो ये होने से रहा, ये देखिए आप लोग यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट और बच गया आप लोगों का। अब यहां पर आप लोग उसको देखिए, उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर मैप के थ्रू। ये बात की जा रही है नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, और ये हो गया यहां पर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि जो नुब्रा वैली है वो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है। इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोगों को बोलूं तो एक तरीके से जो नुब्रा वैली है उसके नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है, अगर स्टेटमेंट को उल्टा करके मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में नुब्रा वैली है, हो सकता है आगे स्टेटमेंट बन जाए एग्जाम में ऐसी, ठीक है, कि जो नुब्रा वैली है वो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है। आप लोगों से स्टेटमेंट बन सकती है फ्यूचर में बड़े आसानी से। तो यहां पर आज के में देखिए कि ये कहां है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यानी कि नुब्रा वैली से ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये आप लोग देखिए यहां पर गालवान वैली। गालवान वैली काफी ज्यादा न्यूज में थी रिसेंटली, अभी कई सारे हमारे जवान यहां पर उनकी एक तरीके से शहादत यहां पर आप लोगों को देखने को मिली इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये अक्साई चीन वाला रीजन हो गया जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसके द्वारा, और यहां पर आप लोग देखते हैं ये बॉर्डर पर है जिसको आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक तरीके से चाइना के कंट्रोल में चीजें पहुंच जाती हैं। तो यहां पर अगर आप लोग इसके ध्यान से देखिए तो इसके बॉर्डर पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि आगे चलकर आप लोगों से गालवान वैली के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर ये रीजन रहता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए उनको थोड़ा डिटेल में आप लोग देखा कीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ठीक है।
ये भी आप लोग देखते हैं, यहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया। ये अलग अलग तरीके से मैप मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना होगा। कारगिल वाला रीजन यहां पर हो गया, लेह यहां पर हो गया, ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर गिलगित। अभी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोविंस डिक्लेयर कर रहा है, तो इसके चलते हुए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो आप लोगों से फ्यूचर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैप, ये इस तरीके जो मैप है अपने फोन में भी रखा कीजिए आप लोग, जब भी आप लोगों को टाइम मिले थोड़ा सा जूम करके उसको देख लिया, ओके। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थेम्स रिवर, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। और अब की बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, थेम्स रिवर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखी थी और वहां पर उनको मैच करने के लिए बोला गया था, तो इसको भी थोड़ा सा जाकर आप लोग देखिएगा। और जब भी थेम्स रिवर का नाम आता है मुझे एक मूवी याद आती है जो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की है, नमस्ते लंदन, ठीक है। तो उसमें यहां पर बोला जाता है कि थेम्स रिवर कैसी है, तो बोलते हैं कि ये लंदन की गंगा है, ठीक है। तो उस तरीके से वो डायलॉग है कुछ करके, तो इसको आप लोग देखेगा मैप में जाकर, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आज के जो सबसे ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर फार्म्स एक्ट के बारे में है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी 3 फार्म बिल पास किए गए, पहले ऑर्डिनेंस थे, अब यहां पर वो बिल बनाए गए, फिर एक्ट बनाए गए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफी डिटेल में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दिखाने वाला है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के मैटर कहां पर आते हैं, कौन कौन सी लिस्ट है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, दोनों आर्टिकल पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों इसी पैटर्न के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। कोविड-19 के बारे में यहां पर बात की जा रही है, किस तरीके से कोविड-19 की क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है और कैसे आप लोग उसके साथ में टैकल कर सकते हैं। और यूएस में फिर से केस बढ़ने स्टार्ट हो गए, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल वैसे तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, पर लेकिन बाई इलेक्शन क्या होता है और उसी के साथ में हमारी कंट्री में इलेक्शन के क्या क्या प्रोविजन है, इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो इलेक्शन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकते हैं। तो सारी मैक्सिमम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी इस आर्टिकल के अंदर, पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है, जिसके ऊपर मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो उसके बारे में आप लोग उसको जाकर देखिएगा। एनईपी के बारे में काफी डिटेल में वीडियो है। फिर भी अगर मुझे लगेगा आज मेरे पास टाइम नहीं मिला इसको पढ़ने, क्योंकि ये वाला आर्टिकल काफी ज्यादा डिटेल में हो गया, अगर मुझे लगेगा कुछ है इसके अंदर तो फिर मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा इसके अंदर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये यहां पर फिर से कि हाँ कोविड-19 से कैसे उबरना है, क्या क्या उसके लिए आप लोग प्लान बनाकर लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है ब्रेक्जिट के बारे में, हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। ये है कार्टून और ये है आज का डेटा पॉइंट, देख लेते हैं इसको भी। कार्टून है आप लोगों के सामने। नॉर्मली पता है आप लोगों को हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब से कोविड-19 चला, लॉकडाउन चला, तो यहां पर बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ दिख रहा है कि एंड ऑफ द टनल लाइट है, यानी कि कुछ आशा की किरण है यहां पर, ठीक है। पर लेकिन टनल में से निकल कर आए मोदी जी, अभी आप लोगों को पता है ये न्यूज में था रिसेंटली भी, तो इसके बारे में आप लोग 40 से लेकर 50 शब्द अपना लिखने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि पिक्चर को देखकर आप लोग के माइंड में क्या विचार आता है, तो अपने परसेप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कई सारे बच्चे काफी डिटेल में यहां पर ये चीजें लिख रहे हैं, तो अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आइए आर्टिकल देखते हैं। पहले यहां पर छोटा सा आर्टिकल ये कवर कर लेते हैं, फिर आगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर्टिकल है उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है यहां पर इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है मध्य प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। मध्य प्रदेश अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो हमारी कंट्री में जो राज्य है ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ और यहां पर तेलंगाना, महाराष्ट्र और यहां पर गुजरात, ये टोटल राज्य जो हैं आप लोगों को मध्य प्रदेश को टच करते हुए नजर आएंगे। भोपाल इसकी कैपिटल है। तो अभी यहां पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, यहां पर जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से ये न्यूज में है और बोला जा रहा है कि पीपल्स कोर्ट यानी कि लोगों के दरबार में फिर से जाएंगे ये लोग। अब देखते हैं लोग इनको कैसे ट्रीट करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो यहां पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं उससे मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो फिर से रीडिफाइन की जा सकती है। आखिर रीडिफाइन क्यों की जा सकती है? क्योंकि मझधार पे टिकी हुई है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स और अब यहां पर इसके अंदर चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है। पहले कुछ बातें आर्टिकल के अंदर दे रखी है उनको जान लेते हैं, फिर बेसिक में आप लोगों को बताऊंगा। बीजेपी के द्वारा आज के डेट में रूल किया जा रहा है यहां पर मध्य प्रदेश राज्य, अपोजिशन कांग्रेस में। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली पहले कांग्रेस जीत कर आई थी, पर लेकिन तख्ता पलट कर बीजेपी के द्वारा अपनी रूलिंग पार्टी के द्वारा यहां पर एक तरीके से स्टेब्लिश कर दिया गया राज्य में पावर। तो यहां पर अभी कई सारे जो मेंबर हैं वो डिस्क्वालीफाई किए गए थे, यहां पर अब फिर से इलेक्शन होंगे तो उसके चलते चीजें देखने को मिल रही है। 28th असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। उनके लिए फिर से यहां पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी बाई इलेक्शन के बारे में जानेंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझिए। अब यहां पे बात क्या है, अब यहां पर फिलहाल अभी यहां पर ये बात है कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए यहां पर 3 जो यहां पर एमएलए थे जिनको आप लोग एक तरीके से विधायक बोलते हैं, ये इनकी डेथ हो गई थी और 25 जो थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया था।
तो इस तरीके से कांग्रेस को डिस्प्लेस करने के लिए जो 22 कांग्रेस के जो मेंबर है वो एक तरीके से डिफेक्ट यहां से हुए थे, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यहां पर ये बीजेपी से बाहर निकले थे। तो इसकी वजह से यहां पर कांग्रेस से बाहर निकले थे, इसकी वजह से यहां पर बीजेपी जो थी वो पावर में आ गई थी। अब आज की डेट में अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर यहां पर 230 सीटें, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी को पावर चाहिए तो 115 प्लस 1 यानी कि 116 सीट जिसके पास में होगी वो फुल मेजोरिटी के साथ में आ जाएंगी। बीजेपी के पास में यहां पर कितनी है? बीजेपी के पास में आज के में यहां पर टोटल मिलाकर 107 सीटें हैं। तो बीजेपी को फुल मेजोरिटी के साथ में अगर आना है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में तो 9 सीट चाहिए 28 सीट में से बीजेपी को ओनली एब्सोल्यूट पावर में आने के लिए। पर कांग्रेस के पास में कितनी है? कांग्रेस के पार्ट में आज की डेट में ओनली 88 एमएलए हैं, ठीक है। तो अगर इनको पावर में आना है तो 28 की 28 सीट अगर ये जीतेंगे तब जाकर जो इनकी नैया है वो पार लग पाएगी। इसी के साथ में यहां पर जो चौहान है और यहां पर जो सिंधिया है, ठीक है, तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काफी न्यूज में थे, जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के साइड में जाकर मिले, तो इनका भी एक टेस्ट है यहां पर जो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो बाई इलेक्शन, तो बाई इलेक्शन भी बोला जाता है इसको BY, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में क्या बोला जाता है इसको? बाई पोल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, स्पेशल इलेक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको BYE बाई इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल इलेक्शन इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिलीपींस के अंदर। बाई पोल इसको इंडिया के अंदर बाई पोल के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। आखिर ये होता क्या है? नॉर्मली जैसे हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट चुनकर आई 2014 में, तो उसका टाइम ड्यूरेशन 2019 तक रहा, ठीक है। आप लोग ये सोचिए अगर बीच में कई सारे जो एमएलए हैं अगर किसी न किसी रीजन से डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दिया जाता है, तो वो सीट खाली हो गई वहां पर। अब ये तो है नहीं है कि पूरी साल वो आने वाले 5 साल के लिए वो सीट खाली रहने वाली है। अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ हो जाता है या फिर बीच में हो जाता है तो लगभग 2, 2.5, 3 साल तक सीट खाने वाली है। तो ताकि उस एरिया के लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली में देखने को मिले, तो इसके चलते यहां पर बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये बाई इलेक्शन एक तरीके से जनता की रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअसली बनी रहे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बात कर लीजिए चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एक तरीके से जो आप लोग बोल सकते हैं कि चाहे आप लोग स्टेट पे बात करिए चाहे सेंटर के बारे में बात कीजिए, तो बाई इलेक्शन होते हैं एक तरीके से जो खाली पोस्ट है उनको भरने के लिए ड्यूरिंग जो बिटवीन जनरल इलेक्शन, यानी कि एक जनरल इलेक्शन से दूसरे जनरल इलेक्शन के बीच में जो सीट खाली हो जाती है उसको भरने के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है, ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि जब आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तभी एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। इलेक्शन हमारी कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आप लोग को देखने को मिलता है नॉर्मली, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर इसको आप लोग विधानसभा और इसको विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। हमारी कंट्री में ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंट्री में है जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आप लोग ये जरूर याद रखा कीजिए, मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी आप लोगों को बता दूं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी में पूछे गए, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यूपीएससी में डीपीएसपी के बारे में बोल रहे हो, यहां पर उन्होंने बोल दिया कि पार्ट 4 के बारे में बोल दिया कि पार्ट 4 जो है वो एक तरीके से जुडिशियल है इन नेचर में, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को गलत स्टेटमेंट दे दी। डीपीएसपी के बारे में तो आप लोग पढ़े रहते हैं, पर लेकिन क्या वो पार्ट 4 में ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक यहां पर पार्ट 15 में देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी कंट्री में जब आप लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो 15 जो यहां पर पार्ट है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 324 जो है, जो काफी ज्यादा न्यूज में था जब यहां पर 2019 के इलेक्शन हो रहे थे, ये इंडिपेंडेंट बनाए रखता है यहां पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को यहां पर लगभग 4 केसेस के बारे में बताने वाला हूं। ये 4 केस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमारी कंट्री में इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, या फिर ये ऐसे केस हैं जिनसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस केस का नाम दे देंगे, बोलेंगे ये केस किस चीज से रिलेटेड है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस वाली स्लाइड में भी और इस वाली स्लाइड में भी, ठीक है। तो जानते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला जो केस है यहां पर, ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 का केस ही हमारी कंट्री में निकल के आया था, जिसमें बात की जा रही थी कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको अपनी सारी एसेट्स, यानी कि जो भी उसके पास में धन माया बहुमाया उसने यहां पर सबमिट के रख रखी है, जो भी लायबिलिटीज यानी कि जो भी उसने किसी से उधारी ले रखी है या जो भी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है उसके, वो सारी चीजें यहां पर जब नॉमिनेशन पेपर फिल करने जाएगा जनता को बतानी पड़ेगी। इनडायरेक्ट वे में ये बोला गया, यानी कि जनता को पता होना चाहिए कि जिस इंसान को वोट देने जा रहे हैं उसके काले चिट्ठे क्या हैं। कम से कम उनको पता रहेगा, तभी तो वो समझ पाएंगे कि भैया सही इंसान को वोट दे रहे हैं या फिर गलत इंसान को वोट दे रहे हैं। तो ये यहां पर केस ये बोलता है कि जनता को पता होना चाहिए कि वो किस इंसान को वोट दे रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। इसमें बात की गई थी कि डिस्क्वालीफाई किया जाए अगर कोई जो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन, जो नॉमिनेशन फिल करने जाता है, अगर वो कन्विक्टेड पाया गया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, उसको फॉर्म ही फिल न करने दिया जाए, नॉमिनेशन ही फिल न करने जाए। ये केस बोलता है कौन सा, ये है रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। ठीक है, तो इसी के साथ में नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार इस केस के बारे में। यहां पर बात की जा रही है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं नेचर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से इसके बारे में जो बात की जाती है आर्टिकल 101 का तीसरा पार्ट और आर्टिकल 190 का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिक इंपैक्ट में आ जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है, यहां पर ऐसा नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अगर यहां पर एक कोई पर्सन इस तरीके से अगर कोई कंडीशन बनती है तो यहां पर बोलता है कि नेचर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली इमीडिएट इफेक्ट में आ जानी चाहिए। इसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए यहां पर कि भैया उनको बाद में तुम बोलो कि तुम नहीं भर सकते, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक कैसे हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं कहते जैसे एक्स ऑफिसर चेयरमैन बन गए, यानी कि जैसे आप लोग बोलिए कि राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग यहां पर पहुंच गए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को राज्यसभा का जो चेयरमैन बनने के लिए एक तरीके से कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। ठीक है, आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली तो वो आप लोगों को दान में मिल गई, रुंगे में मिल गई। आप लोग बोलते हैं रुंगा खाना है दुकान, मतलब पहले बोला करते थे टर्म कि हाँ भैया थोड़ा रुंगा दे दो, मतलब जैसे अगर आज की भाषा में बोलूं तो आप लोग जैसे गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, एक पपड़ी दे दो, तो काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये पपड़ी मिल गई है राज्यसभा की पोस्ट। तो इस तरीके से कि हाँ ये ऑटोमेटिकली इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो केस है यहां पर ये बात की जा रही है पीपल्स यूनियन ऑफ यहां पर बात की जा रही है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2013 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस था। यहां पर वोटर को राइट दिए गए कि आप लोग क्या कर सकते हैं, राइट टू नेगेटिव वोट। नेगेटिव वोट एक तरीके से अगर आप लोग बात करें, यानी कि एक तरीके से आप लोग समझिए नोटा की बात यहां पर की जा रही है। नोटा की बात क्या की जा रही है यहां पर, मान लीजिए ऊपर दिए गए लिस्ट में जितने भी सारे मेंबर हैं, किसी के ऊपर रेप का चार्ज है, किसी के ऊपर क्रिमिनल कोई दूसरा चार्ज लगा हुआ है, कोई यहां पर धोखेबाजी में यहां पर टॉप पर चल रहे हैं। आप लोगों को लगा कि यार कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी वोट जो है वो डिजर्व करता हो, यानी कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है मेरी नजरों में। तो यहां पर चॉइस जो निकल कर आई वो निकल कर आई नोटा की, यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोलेगी। तो जो भी यहां पर दे रखे हैं उनमें से कोई भी पर्सन जो है मुझे यहां पर पसंद नहीं आया। आप लोग क्या रहे हैं, कई बार कई सारे बच्चे भी बोलते हैं सर नोटा के हाथ में तो पावर ही नहीं रहती है। नोटा के हाथ में पावर नहीं है, पर कम से कम आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी ना। ठीक है, वो उसकी गेट के सामने डेली थूक कर जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको कुछ नहीं बोलता है, वो जस्ट आता है बाल्टी उठाकर और अपना एक पोछा लेकर आता है, जो भी पानो थूकता है उसको साफ करके चला जाता है। तो एक टाइम ऐसी होती है उस इंसान को शर्म आने लगती है कि यार ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, साफ करता है, तो वो नमस्ते करके निकलता है, हाथ जोड़ के गलती होगी सॉरी। ठीक है, तो नॉन ऑफ द अबव कुछ ऐसा ही है हमारी कंट्री में जो लाया गया। उसका मतलब बेसिकली यही है कि आप लोग उनको समझाएं नहीं डायरेक्ट वे में, आप लोग उनको बताएं कि इतने सारे नोटा पर अगर वोट जा रहे हैं तो जिन कैंडिडेट को आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए दे रहे हो वो किस तरीके से कैसे कैंडिडेट हैं, उनको सुधारो थोड़ा सा। तो वो वाली चीजें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो चारों के चारों जो केस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के जो केस होते हैं ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया कीजिए, ताकि अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपना घर से, तो फटाफट 1 मिनट में इनको आप लोग रिवाइज कर सकें। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मैं जो आज के आर्टिकल है दोनों वो तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, जो पहले मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए हैं उसका भी एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि वहां से आर्टिकल को उठाकर चलूंगा तो आप लोग इसको ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। जितना मजा मुझे पढ़ने में आया इतना ही मजा मैं इसको पढ़ाने में लूंगा, यानी कि सारे डाउट आप लोग क्लियर कर चलूंगा यहां पर, और आप लोगों के माइंड में काफी अच्छी क्लैरिटी आने वाली है स्टेट लिस्ट को लेकर, सेंट्रल लिस्ट को लेकर और कौन कंट्री लिस्ट को लेकर। तो ये चीजें आप लोगों के सामने मैं यहां पर रखने वाला हूं। तो यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है, अभी जो हमारी कंट्री में जो फार्म एक्ट निकल कर आया, यानी कि पहले ये ऑर्डिनेंस था, फिर ये बिल बना, अब ये एक्ट बन गया है। तो बोला जा रहा है कि पुअर लीगल वैलिडिटी है इसकी, यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर ये इस तरीके से इसको लेकर आया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मे भी क्यों बोला है वो भी बताऊंगा। उसी के साथ में ये हमारा फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के ढांचे को कैसे वीक करता है वो भी बताऊंगा। तो काफी अच्छे से यहां पर ये जो आर्टिकल लिखा गया रमा कुमार जी के द्वारा, ये प्रोफेसर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के अंदर में, तो समझते हैं क्या बात इनके द्वारा बोली गई है। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। तो यहां पर हमारी कंट्री में क्या किया गया, अभी 3 हमारी कंट्री में एक तरीके से जो एक्ट लाए गए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आप लोग इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी 3 एक्ट बन गए हैं, जिनके चलते हमारी कंट्री में पूरी कई जगह ऐसे राज्य थे जिनके द्वारा दबाकर प्रोटेस्ट किया गया कि भैया ये हमारी कंट्री में नहीं आने चाहिए। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखने की कोशिश की जा रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से वैलिड है जो हमारी कंट्री में एक्ट लाए गए हैं। पहला जो एक्ट है इसका नाम है यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सारा खेल जो है इसके ऊपर चल रहा है, यहाँ पर क्यों चल रहा है उसके बारे में भी बात करूंगा। दूसरा है फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, जो बात की जा रही है एक्ट, ये है 2020 का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। आप लोगों को पता है आपकी यूपीएससी ने कितने सारे प्रीलिम्स में जो हमारे किसान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना बनता है। ठीक है, तो अभी पहले यहां पर ये जान लेते हैं सबसे ज्यादा जो पंगा लिया जा रहा है वो किस बिल के साथ में जो कि एक्ट बन चुका है लिया जा रहा है, तो वो है पहले वाला यहां पर। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो प्रोड्यूस करते हैं उसके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की जा रही है। तो पहले इस आर्टिकल में जो नहीं दे रखा है वो आप लोग समझिए। 4 मुद्दों को लेकर यहां पर बेसिकली जो प्रोटेस्ट किया गया, पहला तो ट्रेड एरिया, दूसरा ट्रेडर, तीसरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और चौथा है मार्केट फी। ट्रेड एरिया क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना है एपीएमसी मार्केट के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये एपीएमसी जिसको आप लोग बोलते हैं। एपीएमसी जो रहती है आज के डेट में हमारी कंट्री में, इनको आप लोग हिंदी में मंडी बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं किसान अपना जो भी उसका सामान है वो मंडी में ले जाकर बेच सकता है। तो ये जो मंडियां होती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल में अपना एक यहां पर ट्रेड एरिया बना दिया है, यानी कि मंडी चलेंगी पैरेलल में यहां पर एपीएमसी के यहां पर ट्रेड एरिया भी चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अब किसान के पास में 2 ऑप्शन हो गए, एक तो वो मंडी में जा सकता है और दूसरा वो ट्रेड एरिया में जा सकता है अपना सामान बेचने के लिए। पर लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, जो ट्रेड एरिया है यहां पर ये वो एक तरीके से इतना ज्यादा आसान बना दिया गया है कि आने वाले टाइम में यहां पर मंडी जो है वो खत्म हो जाएंगी, मंडी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये यहां पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, यानी कि बिल्कुल ऐसी है जैसे जियो जैसे मार्केट में घुसता जा रहा है, दूसरे जो भी आज की डेट में यहां पर हमारी कंट्री में जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनकी कहानी खराब होती हुई जा रही है। तो यानी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पर मोनोपोली हो जाती थी ना कि हाँ अंग्रेजों की कंपनी काम करेंगे, बाकी किसी कंपनी को यहां पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी, कुछ ऐसा ही काम हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सारी एपीएमसी जो मार्केट है वो खत्म हो जाए और ट्रेड एरिया बच जाए। और ट्रेड एरिया कौन चला रहा है, प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं। तो वो आगे चलकर फार्मरों को मजबूर कर देंगी कि जिस भाव में वो चाहे उस भाव में वो अपने प्राइस को यहां पर एक तरीके से ले जाकर उनको खरीदना पड़े। ठीक है, और ये ऐसी कंडीशन यहां पर अगर हो गई तो किसानों की बुरी दुर्दशा देखने को मिलेगी। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम तो किसानों को ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं और किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा यहां पर। तो इसके चलते एक और यहां पर जो बेसिकली तर्क दिया जा रहा है कि बिहार के अंदर एपीएमसी काम नहीं करती हैं, तो फिर भी आज की डेट में आप लोग देखिए बिहार जो है वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी नीचे उनको अपने सारे प्रोडक्ट यहां पर बेचने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर ट्रेडर के बारे में बात की जा रही है, अगर ट्रेड एरिया में कोई ट्रेडर रहेगा, अगर उसके पास में ओनली आज की डेट में क्या है, जस्ट उसके पास में पैन कार्ड है, तो भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं एक ट्रेडर बनकर। पर लेकिन एपीएमसी मार्केट के अंदर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि हर एक इंसान के अंदर एक लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास में एक ट्रस्टवर्दी पर्सन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कोई भी किसानों को यहां पर बर्बाद करके चला जाएगा। तीसरी बात यहां पर बोली गई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऊपर। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में बोला गया कि जो भी यहां पर मैकेनिज्म बनाई गई है उसमें अगर केस जाता है तो फाइनल डिसीजन होगा, आगे केस को नहीं लेकर जा सकते हैं। यहां पर प्रोटेस्ट ये चल रहा है, अगर हम लोग यहां से सेटिस्फाई नहीं है इस पर्टिकुलर जो बॉडी से, तो हम लोग आगे सिविल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, पर लेकिन फाइनल अथॉरिटी बना दी है यहां पर। तो इसका मतलब ये किसान यहां पर एक तरीके से रुक जाएंगे बिल्कुल। ये तो वही बात होगी, हाई कोर्ट में आप लोग केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये सही तरीका नहीं है। तीसरी बात मार्केट फी की, जो एपीएमसी के अंदर आप लोग जाते हैं तो मार्केट फी देनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेडर भी है और भी कई सारी चीजें, बिचौलिया भी काम करते हैं, तो यहां पर मार्केट फी लगती है। तो यहां पर एपीएमसी के अंदर, पर लेकिन ट्रेड एरिया में कोई भी मार्केट फी नहीं लगती है। तो यानी कि यहां पर एक तरीके से जो बिचौलिया वाला फंडा खत्म हो जाएगा। देखने के लिए तो अच्छा है वैसे, अगर आप लोग बोले एक अच्छा तरीका है यहां पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कल को अगर ये मनमानी करने लगे आगे चलकर अपनी, तो फिर कैसे होगा। तो वो वाली बात सबसे ज्यादा यहां पर बोली जा रही है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा यहां पर चीजें न्यूज में चल रही है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जो पुराने आर्टिकल डिस्कस किए थे यहां पर इसके बारे में, एक उसका ओवरव्यू हो गया। अब आज का आर्टिकल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरीके से है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट ने यहां पर एक तरीके से ये लॉ बनाया है, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास में ऑथोरिटी है ऐसा लॉ बनाने की, पहला तो हम लोग ये चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा इस लॉ की कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। जिस तरीके से स्टेट लिस्ट के अंदर आता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और यूनियन ने लॉ बना दिया, तो यहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग कवर करा देता हूं यहां पर।
अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में लाई गई है, ये बेसिकली हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लाई गई है। एजुकेशन सिस्टम यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। पहले एजुकेशन जो था हमारी कंट्री में ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर इसको अमेंडमेंट करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब किया गया? 1976 में किया गया। अभी यहां पर कुछ ऐसी बात यहां पर एग्रीकल्चर को लेकर की जा रही है। एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हमारी कंट्री में शेड्यूल अगर बात करें आप लोग, 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट आप लोगों की सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट है और तीसरी लिस्ट आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं उसमें सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो कि सेकंड लिस्ट भी बोली जाती है, उसमें स्टेट सारे लॉ बना सकते हैं। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर यहां पर नॉर्मली सेंटर ने पहले लॉ बना दिया तो उसके लॉ को पावर रहेगी, वरना स्टेट भी अपने हिसाब से यहां पर लॉ बना सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं उनको इन 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया ताकि कौन कौन यहां पर लॉ बना सकते हैं वो डिसाइड किया जा सके। तो ये 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान के अंदर में। तो स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर रखा गया एग्रीकल्चर को, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आगे चलता हूं आर्टिकल की ओर, उसको आप लोग ढंग से समझिए। आर्टिकल में यह बोला गया कि एग्रीकल्चर जो है हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर इसको रखा गया, इनके स्टेट सब्जेक्ट है। और स्टेट सब्जेक्ट में जब आप लोग एंट्री देखेंगे तो एंट्री 14 जो है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 14 पर एग्रीकल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि लिस्ट में कई सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों को इस पर्टिकुलर कौन कौन सी लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट यहां पर आते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के नीचे भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। तो इसमें बोला जा रहा है कि एंट्री 26 जो है यहां पर वो रेफर करती है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट। देखिए विद इन स्टेट यानी कि एक स्टेट हो गया, मान लीजिए यहां पर मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसके बारे में भी बात की। तो इसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स जो चल रहा है वो स्टेट लिस्ट के हैं, यानी कि स्टेट खुद डिसाइड करेगा, ये सेंटर की पावर नहीं है। और एपीएमसी किसका है? वो स्टेट का है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि सेंटर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है स्टेट के अंदर में, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, दूसरी बात एंट्री 27 यहां पर ये बोलती है कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स है वो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर है, एंट्री 27 के अंदर में। तो फिर से वही बात आ गई कि स्टेट लिस्ट का मैटर और सेंटर बोल रहा है कि इस तरीके से इनको ऐसे कर लो। तीसरी बात आ गई यहां पर, ये 28 जो एंट्री है यहां पर, ये मार्केट्स और उसके फेयर्स के बारे में बात करती है। तो ये भी यहां पर किसके अंदर आते हैं? ये भी यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और इस पे भी सेंटर ने लॉ बना दिया कि हम लोग एक नया ट्रेड एरिया क्रिएट करने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे काम करने हैं। तो ये सारी एंट्री यहां पर ये बता रही है कि किस तरीके से जो सेंटर है वो स्टेट के एरिया में जाकर घुस रहा है। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बोलूं यहां पर, तो यहां पर इंट्रा स्टेट जो मार्केटिंग है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली जो रीजन यहां पर दिया जा रहा है कि इंट्रा स्टेट, एक दो शब्द होते हैं, एक तो होता है इंटर। इंटर का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हैं। इंट्रा का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को व्यापार करना, विद इन राज्य। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑलवेज कंसीडर किया जाता है कि स्टेट के अंदर है भैया ये, और इंट्रा स्टेट जो भी मार्केटिंग फैसिलिटी होंगी वो राज्य के अंदर आएगा, सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन जो हमारी कंट्री में अभी जो पार्लियामेंट के द्वारा फार्म बिल जो है जिनको लाया गया है, तो उनको किस तरीके से लाया गया अब आप लोग ये समझिए। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कल को ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर वो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा गेम खेला है। वो गए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्टेट के हाथ में कम पावर होती है एक तरीके से, सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। अगर सेंटर ने पहले लॉ बना दिया है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू स्टेट के लॉ के, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसमें एंट्री जो 33 है यहां पर, ये 33 जो एंट्री यहां पर ये, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। तो यहां पर जो 26 और 27 जो लिस्ट यहां पर सेकंड लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ये एक तरीके से प्रोविजन है एंट्री 33 लिस्ट के साथ भी एक कनेक्ट करते हैं। कैसे समझिए अभी एक मिनट आप लोग। यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सी लिस्ट में क्या क्या आ रहे हैं। अभी यहां पर समझिए कि जो एंट्री जो 33 है वो क्या बोलती है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या बोलती है। 3 लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया ना। कॉन्करेंट लिस्ट यहां पर बात करती है ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप लोग ये समझिए, एक तो पर्टिकुलर लॉ बनाती है यहां पर सेंटर के द्वारा। ठीक है, सेंटर ने बोला भैया ऐसे ऐसे आप लोग करना है ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ट्रेड कॉमर्स अगर बढ़ाने, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर कोई अलग चीज हो गया और स्टेट कोई अलग चीज हो गया। अगर सेंटर कोई लॉ बनाएगा तो एक तरीके से हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो उन्हीं पे इंप्लीमेंट होगा ना। तो यहां पर ये चीजें कुछ ओवरलैप कर रही हैं। अगर यहां पर ट्रेड के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहां पर ट्रेड को छोड़कर एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में बात करें तो उसके बारे में कौन डिफरेंस करेगा। कॉमर्स के बारे में बात करें, प्रोडक्शन और सप्लाई के बारे में बात करें, एक तो प्रोडक्शन हो गया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन हो गया कि नॉर्मल आप लोग कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेट के अंदर में, कॉपी किताब या फिर आप लोग कपड़े। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन में किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे।
तो यहां पर जो बेसिकली इनके द्वारा बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर बात की जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर काम करती है तो पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यहां पर एक तरीके से काम हो, ठीक है। जैसे फूड स्टफ की बात करें, अगर फूड स्टफ अगर हमारी कंट्री में कल को चलकर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट के अंदर है, पर लेकिन दूसरे राज्य में यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी कि सेंटर भी यहां पर लॉ बना सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इंक्लूडिंग क्या बात किया जा रहा है, एडिबल ऑयल सीड और ऑयल के बारे में, तो खाने वाले प्रोडक्ट हो गए, कैटल फोडर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में सारे जो कंपोनेंट यहां पर दे रखे हैं, ये रो कॉटन वगैरह, ये सारी चीजें एक तरीके से कॉटन सीड या रो जूट वगैरह। तो कहने का मतलब यह पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप लोग चीजें जाते हैं तो थोड़ा सा यहां पर सेंटर को भी यहां पर अनुमति दे रखी है कि आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं, पर लेकिन ये ऐसे नहीं कि सेंटर कंप्लीटली जाकर कब्जा कर ले कि भैया नहीं मैं ही करूंगा सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत तरीका है। और ये कैसे दी गई थी एंट्री जो 33 यहां पर निकल कर आई, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि अगर सारी पावर सेंटर के हाथ में दे दोगे, सेंटर ना स्टेट को कंट्रोल कर लेगा, सेंटर बोलेगा ऐसा जो मैं कह रहा हूं वो करो, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो एंट्री 33 है यहां पर भैया, वो 33 इंसर्ट की गई लिस्ट किसमें? लिस्ट थर्ड में, यानी कि कौन के लिस्ट के अंदर में? हमारे संविधान में थर्ड अमेंडमेंट के द्वारा। तो समझिए यहां पर ये कितनी अच्छी बात बोली गई है, 33 लिस्ट है, वो 33 एंट्री है थर्ड लिस्ट में और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा है, ठीक है। तो तीनों 33 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो ये हमारे संविधान में 1954 में चीजें आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि 1954 में जो चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई वो ये थी कि लिस्ट जो है यहां पर थर्ड लिस्ट यहां पर इंसर्ट कर दी गई, जिसके तहत यहां पर सेंटर को भी पावर दे दी गई थोड़ा सा एग्रीकल्चर मैटर में घुसने के लिए। हालांकि ये जो जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज करने के लिए यहां पर ये थर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, तो ज्वाइंट कमेटी को इसको भेजा गया था और ज्वाइंट कमेटी ने इसकी दबाकर अपोजिशन की थी कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा चलता रहा तो सेंटर जो है वो स्टेट के अंदर घुसकर काम करेगा और ये गलत तरीका यहां पर चीजों का देखने को मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोलो तो ये जो अभी यहां पर जो चीजें देखने को मिल रही है, स्टार्टिंग में इसका अपोजिशन किया गया था 1954 में कि यहां आगे ऐसे होता हुआ दिख सकता है, और वो 1954 में जो दुर्घटना घटी थी उसकी वजह से आज के डेट में सेंटर के हाथ में पावर आ गई है, इसकी वजह से सेंटर ये तीनों बिल यहां पर पास करके ले गया, यानी कि सेंटर जो है यहां पर तीनों बिल पास करके इस बेस पर ले गया। तो राइटर ने इसीलिए बोला, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, राइटर ने नहीं बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसने बोला मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये मे बी क्यों बोला है उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पर अगर आर्टिकल 369 के बारे में आप लोग बात करें, ओरिजिनल वर्जन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग जाते हैं तो एग्रीकल्चर जो ट्रेड और कॉमर्स है वो राज्य के बारे में बात करते हैं कि राज्य के अंदर यहां पर आता है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया था चलिए राज्य के अंदर तो आता है, पर लेकिन अभी नया नया कंट्री हमारा आजाद हुआ है भैया, कुछ दिन के लिए ये पावर जो है 5 साल के लिए आप लोग ये पावर 1950 से लेकर 1955 तक ये थोड़ी सी पावर जो है आप लोग सेंटर के हाथ में दे दो। सेंटर के हाथ में किस लिए दे दें? तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो टीटी कृष्णा जो यहां पर टीटी कृष्णाचारी थे उनके द्वारा यहां पर क्या बात बोली गई, इनके द्वारा ये बोली गई कि अब आज की डेट में फूड जो हमारी कंट्री में डेफिसिट में है, अगर हम लोग यहां पर लॉ नहीं बनाएंगे प्रॉपर चीजों को हैंडल करने के लिए तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो भूखे मर सकते हैं। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्शन अच्छी खासी है, चलिए ठीक है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को पावर में आना पड़ेगा। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा यहां पर ये स्टेटमेंट बोली गई थी। तो यहां पर 1954 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो एक तरीके से परमानेंट फीचर बनाने के लिए नहीं, वो एक तरीके से टारगेट ये था कि टेम्परेरी टाइम पर उसको आप लोग लेकर चल सकें, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, परमानेंट फीचर की तरीके से यहां पर इसको ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, यानी कि एक तरीके से बोला तो कहता टेम्परेरी इसको रखना है, पर लेकिन इन्होंने इसको परमानेंट बना दिया ताकि जो फूड की सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके कंट्री में। और एक तरीके से देखा जाए तो सही भी था उस टाइम के हिसाब से, भैया फूड की कमी थी हमारी कंट्री में, इसीलिए चलते तो आगे हमारी कंट्री में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए, लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन को सुधारने के लिए सही बात सोची उस टाइम पर लोगों द्वारा, पर लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज उस टाइम पर सही थी वो चीज आज की डेट में भी सही है, ठीक है। तो ये चीजें सही नहीं है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। उस टाइम पर हम लोग फूड डेफिसिट कंट्री थे, आज के में फूड सरप्लस कंट्री है, बहुत सारी चीजें हम लोग दूसरी कंट्री में सप्लाई भी करते हैं। आज के में दुनिया भर के भंडारण रखे पड़े हैं हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के पास भी, वो अलग बात है कि लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, कई बार लोग भूखे मर जाते हैं, पर लेकिन आज के में फूड डेफिसिट कंट्री में नहीं है हम लोग। तो ये बात आज की डेट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग, जो उस टाइम पर वो बातें देखने को मिलती, तो आज की डेट में आप लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि जो आर्टिकल 369 है वो टेम्परेरी फीचर था उस टाइम पर, चलिए भैया फूड की कमी है आप लोग ऐसा रख लीजिए, एबनॉर्मल कंडीशन थी, नई नई कंट्री आजाद हुई थी, चलो भैया मान लेते हैं तुम्हारी बात, पर फूड सिचुएशन वेरी बैड थी उस टाइम पर, आज के डेट में थोड़ी ना है।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये चीजें समझनी पड़ेगी और उनको नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा, इसी के लिए उनको वो पावर दी गई थी। पर लेकिन आज की डेट में इसको इंप्लीमेंट करना कितने हद तक वैलिड है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कि एक तरीके से स्टेट की पावर छीन रहे हैं भैया आप लोग, ठीक है। तो आज की डेट में जो पावर लिस्टेड है सेंटर के साथ में, मोर देन 5 ईयर से ज्यादा अगर आप लोग उसको बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या इंपैक्ट इसका देखने को पड़ेगा, तो आप लोग वो समझिए। सबसे बड़ी तो बात बोली जा रही है कि कंट्रोल ओवर क्रॉप प्लानिंग और कल्टीवेशन सेंटर के द्वारा लेने की कोशिश की जा रही है स्टेट से छीनकर, ठीक है, जबकि स्टेट के अंडर में आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टेट के राइट है उनको एनक्रोच किया जा रहा है इसके थ्रू, यानी कि स्टेट के जो राइट है वो भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यहां पर ये हो जाए कि 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, अगर ऐसे चलेगा तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा हमारा, यानी कि हमारा संविधान जो है वो एक तरीके से यूनिटरी फीचर में आ जाएगा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो फेडरलिज्म जो संघवाद का ढांचा हम लोग बोलते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे, जीएसटी भी इंप्लीमेंट किया गया भैया संघवाद के ढांचे को लेकर चलना है, तो ये बोलने के लिए और देखने के लिए रह जाएगी। एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सोचने के लिए यहां पर मजबूर कर रहे हैं कि एग्जैक्ट मैटर क्या है और एग्जैक्ट मैटर होना क्या चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दे हैं। देखिए आज के दिन में अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं ना, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं चीजें आप लोग रटने की कोशिश करते हैं, अगर उसको समझेंगे ना कि ये हो किसकी वजह से रहा है, तो आप लोगों को कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखिए और चीजों को अंडरस्टैंड करिए, ना कि आप लोगों को यहां पर एक तरीके से क्या करना है, रटना है। रटना कभी नहीं है, समझना है आखिर ऐसा क्यों रहा है। अगर समझेंगे तो चीजें याद भी रह जाएंगी, लोग बोलेंगे रट लिया नहीं, पर आप लोगों ने समझे, तो इसलिए थोड़ा सा चीजें आप लोग समझिए। चलिए ये तो बात हो गई जो यहां पर इनके द्वारा बोली गई है नॉर्मल तरीके से। अब यहां पर जुडिशरी क्या बोलती है, तो इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग है केस के बारे में आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा। जजमेंट आया 19 आज यहां पर जब कई सारे जजमेंट आ चुके हैं आफ्टर 1954 इन सब चीजों को लेकर, यानी कि 1954 में जब यहां पर ये चेंज किया गया हमारे इसमें यहां पर ये जब 33 एक सेकंड कहां गया, जब यहां पर एंटी 33 को लेकर यहां पर चेंज किया गया, यहां पर एंटी 33 और लिस्ट थर्ड में डाला गया इसको, ये 1954 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, उसके बाद में कई सारे केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं एक बार। यहां पर जो बात की जा रही है कि जो स्टेट है, बोला गया कि लेजिस्लेटिव पावर जो है इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, इंटर का मतलब होता है इंटर और इंट्रा, यदि इंटर और इंट्रा में डिफरेंस रखिएगा तो इंट्रा जो होता है उसके अंदर होता है स्टेट के, ठीक है। तो यहां पर जो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर जजमेंट ने बोला कि राज्य के हाथ में पावर होनी चाहिए यार ये, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट राज्य के अंदर में। एक केस में यहां पर पहुंचा, ये केस जो पहुंचा 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बनाई जाती है जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और मिनिमम 5 जज होने चाहिए। पावर किसके हाथ में होती है, मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की पावर किसके हाथ में होती है, ये होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में। तो ये केस पहुंचा हमारी कंट्री में 5 जज की बेंच के पास में, आईटीसी यानी कि जो इंडियन जो बोर्ड एक्ट, जो एक तरीके से आईटीसी जो टबैको से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एंड अदर, 2002 का केस था। केस क्या था आप लोग ये समझिए, टबैको बोर्ड के द्वारा 1975 में एक डेवलपमेंट लाया गया जो सेंटर के अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें, यानी कि एक तरीके से सेंटर के हाथ में पावर देने की कोशिश की जा रही थी। बिहार की जो एपीएमसी मार्केट है उसने बोला टबैको तो भैया हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मानते हैं, तो यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मानते हैं तो सेंटर की पावर ही नहीं है, एक तरीके से ये तो हमारे स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, तो इस तरीके से हम तो सेंटर की यहां पर नहीं मानेंगे। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिली, तो कोर्ट में केस पहुंच गए यहां पर। तो जब कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि स्टेट की जो एपीएमसी है वो सही बोल रही है, यानी कि एक तरीके से अगर कोई फीस लगानी है इनको यहां पर ये एटीसी के अंडर यहां पर, तो स्टेट एपीएमसी के अंडर में आता है। यानी कि अगर ऐसे प्रोडक्ट को आप लोग रखोगे यहां पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं, तो ये स्टेट का पावर होगी यहां पर, ना कि सेंटर की पावर होगी। तो ये बात यहां पर बोलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, यहां पर एक तरीके से फिर से वही बात समझाने की कोशिश की गई है कि यहां पर ऑलरेडी वो जजमेंट आ चुका था 1954 में, पर फिर भी जो कोर्ट के जो मैटर है उनके द्वारा बोला गया कि स्टेट के हाथ में पावर है यहां पर। ये जो दूसरी बात यहां पर बोली गई कि सब्जेक्ट जो स्टेट का जो लॉ है वो एक तरीके से प्रतिकूल होगा, यानी कि रुकेगा अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते हैं और सेंटर जो इनेक्ट लॉ करता है यहां पर, तो उसकी एंट्री, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्ड लिस्ट में सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है, तो सब चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मार्केट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसने भी यहां पर सपोर्ट किया, लॉ ने भी किसको, ये सपोर्ट किया यहां पर स्टेट को। यहां पर एक तरीके से मंडी के ऊपर टैक्स लगाना है, ये इसके बारे में क्या बात की कि स्टेट जो चार्ज कर सकते हैं मंडी टैक्स फ्रॉम प्राइवेट मार्केट, ठीक है, एनीवेयर इन द कंट्री नोटिफाइड एरिया रिगार्डलेस सेंट्रल एक्ट। यानी कि एक तरीके से अगर कोई राज्य है तो नोटिफाई एरिया कर सकते हैं कि ये सारा एरिया जो है वो नोटिफाइड एरिया है, और हम लोग यहां पर ये मंडी का एरिया आ गया है, तो हम लोग प्राइवेट जो मार्केट है उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं।
यानी कि ये ऑलरेडी यहां पर बोला गया कि अगर सेंटर को कोई लो भी आ रहा है, अगर प्राइवेट मार्केट से इन्होंने बोला ट्रेड एरिया, अब पंजाब क्या बोल रहा है, पंजाब ये बोल रहा है मैं तो सारे एरिया को मेरे यहां पर नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर करूंगा और सारा एरिया में मंडी का टैक्स लगेगा, फिर आ रहा तुम ट्रेड एरिया कहां से लेकर आओगे। तो एक ये मैटर यहां पर सामने निकल कर आता है। तो इनडायरेक्ट वे में राज्य जो है वो अपोज कर रहे हैं, इसका राज्य नहीं चाह रहे ऐसी कोई हरकतें देखने को मिले। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट निकल कर आता है, यहां पर ये एंट्री 14 के बारे में बात की जा रही है, किसके चलते यहां पर एंट्री 14 स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी कि स्टेट के हाथ में पावर होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर। तो ये आप लोग समझिएगा यहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉ यहां पर बनकर है हमारी कंट्री में, उसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है, जो एक्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके द्वारा यहां पर स्टेट को बोला गया कि स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर है। ठीक है, समरी में क्या बोल रहे हैं, समरी में बोल रहे हैं कि यहां पर दो बातें इनके द्वारा बोली गई है। एक बोला गया कि ये अनवाइज है सेंटर जो यूज कर रहे हैं एंट्री 33 एक तरीके से पुश करने के लिए यहां पर फार्म बिल को, ये वीकन करेगा हमारी कंट्री का फेडरलिज्म सिस्टम। तो पहली बात तो ये बोली गई कि हमारी कंट्री में जो संघवाद का ढांचा है उसको ये कमजोर करेगा। सेकंड बात बोली गई कि जो एग्रीकल्चर है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट में आते हैं यहां पर, तो एक्सक्लूसिव जो लेजिस्लेटर प्रीव्यू है यहां पर ये स्टेट का हो गया, तो आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंट्री 28 जो स्टेट लिस्ट के अंदर है वो मार्केट एंड फेयर्स के बारे में बात करती है। ठीक है, ये बातें कहीं पर भी ये 33 में नहीं लिखी गई हैं, तो फिर भी आप लोग यहां पर इसको लेकर आ रहे हो। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रीजन यहां पर बन रहा है कि ये पुअर तरीके से ये वैलिडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नया हो बाहरी तौर पर लेकिन जब अंदर घुसकर इसको ढंग से चेक किया जाएगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार इसको दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर एक बात, ये हो गया यहां पर पूरा आर्टिकल। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं यहां पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि बार का प्रीलिम्स आप लोगों ने कई बार देखा होगा उठाकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की गई कई जगह। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिसेंटली अभी रबी क्रॉप्स के लिए भी हमारी कंट्री में लाया गया 2020-21 के लिए। तो ये जो बेसिकली यहां पर मीटिंग हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हेड की जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हेड की गई, उनके द्वारा यहां पर ये बातें की गई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रबी क्रॉप के लिए यहां पर फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, तो ये 1.5 गुना की बात की जा रही है जो बेसिकली उनका प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसके चलते। और यही बात हमारी कंट्री में बजट में 2018-19 में बोली गई थी, यानी कुछ नया काम नहीं किया गया, पुरानी बातें बोली गई थी उन्हीं को इंप्लीमेंट किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्राइस कर देगी, भैया गेहूं जो है हम लोग आपसे खरीदेंगे 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। अब मार्केट में इससे नीचे 10 किलोग्राम के हिसाब से अगर कोई आप लोग को बेचता है तो उनको आप लोग मत बेचिए, कोई खरीदता है तो आप लोग सीधा आकर हमको बेचिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे नीचे अब कोई यहां पर मार्केट में एक तरीके से इस खरीद नहीं कर सकता किसानों का, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना यहां पर दे रही है, तो फिर कम में कौन देगा यहां पर एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर को। तो रीजन जो बिहाइंड बेसिकली रखा गया, एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उनका काफी ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को मिलता था, आज प्राइस कुछ हो गया कल कुछ हो गया, किसानों को जितनी मेहनत करते थे उसका वो बेसिकली अब उसका एक प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो इसी तरीके से इसको यहां पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों को ये बोला गया कि इतना तो हम लोग आपको दे देंगे, कम से कम आपकी एग्रीकल्चर कॉस्ट निकल जाएगी। अभी यहां पर अपोजिशन काफी इंटरेस्टिंग चीज डिमांड कर रही है, ये बोल रही है कि एपीएमसी जो आप लोग लेकर आ रहे हो उसके पैरेलल में आप लोग एक ट्रेड एरिया लेकर आ रहे हो, तो यहां पर ट्रेड एरिया में प्राइवेट प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अपोजिशन पार्टी यहां पर ये कह रही है कि जो एमएसपी है ये गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो, एमएसपी आप लोग प्राइवेट प्लेयर के ऊपर भी इंप्लीमेंट करो ताकि एमएसपी जो है वो कंटिन्यू रहे, कल को अगर प्राइवेट प्लेयर जो है वो पावर में आ जाते हैं। तो ये बात इनके द्वारा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को इसको अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे और आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग चीजों को बिल्कुल क्लियर करके चलिए, तभी एग्जाम को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक हल्की सी बात मैं बता देता हूं। यूके के अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है एक तरीके से जनता से डायरेक्ट जाकर पूछना कि भैया आप लोग यहां पर इस मुद्दे को लेकर क्या बोलना चाहते हैं। तो रेफरेंडम इन डायरेक्ट वे में एक तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन आप लोग इनको बोल सकते हैं, डायरेक्ट जनता से पूछ लेना। तो यूके ने यहां पर पूछा एक तरीके से रेफरेंडम के बारे में कि भैया एक तरीके से यूके ने पूछा जनता से कि जो यूरोपियन यूनियन से आप लोग यूके को बाहर यानी कि ब्रिटेन को बाहर निकालना चाहते हैं क्या, इसलिए इसको ब्रेक्जिट बोला गया, ब्रिटेन एग्जिट यूरोपियन यूनियन, यानी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना। तो ये यहां पर 52% लोगों के द्वारा बोला गया हाँ भैया निकालना चाहते हैं, 48 लोगों के द्वारा बोला गया नहीं हम तो यूरोपियन यूनियन के साथ में ही रहना चाहते हैं। तो इसके चलते जो मैटर है ये एक तरीके से लटक के रह गया। कैसे लटक कर रह गया उसको देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। पहले तो आप लोग यहां पर ये समझिए जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है और यूके है, उसमें क्या डिफरेंस है। तीनों अलग अलग एरिया हैं। सबसे बड़ा जो एरिया है वो आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम जो है यहां पर ये नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स सबको मिलाकर यूके बोलते हैं आप लोग।
दूसरा जो टर्म आती है वो आती है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 एरिया आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। फिर अगर ब्रिटिश इसलिस बोले, इनके ब्रिटिश आइलैंड बोले, तो इसमें आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सारा जाता है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर। तो अभी कंडीशन क्या चल रही है? कंडीशन ये चल रही है कि बीरबल की खिचड़ी बन गया, अब तक यहां पर इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके चलते बार बार ये न्यूज में रहता है। यानी कि ये कहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करो ढंग से ब्रेक्जिट को, पर ब्रेक्जिट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और गलत तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी अब यहां पर गुस्सा रहने लगी है इनसे, ना तो बाहर निकल रहे हैं और ना ही अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यूरोपियन यूनियन का एक तरीके से जो काम करने का तरीका है वो भी हैम्पर हो रहा है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बेसिक ब्रेक्जिट क्या होता है ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई हैं। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन? मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों ने इसको एंजॉय नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है। जैसे अपना फीडबैक एक तरीके से आप लोगों को देना है ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, सारी पीडीएफ आप लोग को यहां पर मिल जाएगी। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।